नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 9 के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन और उसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। सबसे पहले हम मोहन राकेश जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म सन 1925 ईस्वी सन को हुआ था और उसका निधन यानी कि उसकी मृत्यु सन 1972 में उसकी मृत्यु हुई थी। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यह परिवेश से लिया गया है। तो इसमें जो कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत और रमणीय स्थान है, जो गुलमर्ग के नाम से पहचाना जाता है, तो वह उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, साथ ही साथ उसके प्रति जो उसकी आत्मीयता है, उसका जो लगाव है, तो उसके बारे में भी उसने बात की है। और लेखक ने अपने यात्रा के दौरान गुलमर्ग के संबंध में जो उसे उस रमणीय स्थान में जो उसे अनुभव हुए, तो उसका सुंदर ही वर्णन किया है। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जिसे एक बार आँख देखती है और फिर धीरे धीरे ये परिचित होकर ये सब उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। वो कुछ उसके प्रति आकर्षण नहीं रहता, कुछ लगाव नहीं रहता। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेकिन ये मोहन राकेश जी कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि एक बार हम गए, उसे देख लिया और उसके प्रति हम उदासीन हो गए। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। कि पहली बार जब मैं गया तो ऐसा कोई खास या कोई विशेष नहीं लगा। ये साधारण ही लगा, मतलब कि असाधारण नहीं लगा। तो ये विलोम शब्द के लिए याद रखना है, असाधारण तो उसका विरोधी शब्द होता है साधारण। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। पहली बार जब लेखक गए तो उसे लगा कि ये गुलमर्ग बिल्कुल साधारण है, एक सपाट मैदान है और देवदार के पेड़ों के ये झुरमुट है, बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था और 1 घंटे में सारा गुलमर्ग लेखक ने देख लिया। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ कुछ महीनों वहाँ रहने के लिए उसे मौका मिला
तो उसे एहसास हुआ कि एक बार में तो क्या, हम वहाँ पर बार बार अगर हम जाते हैं तो भी कभी उसे पूरा हम देख पाते नहीं हैं। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कि शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर तो व्यक्ति उसके साथ इतना ये आत्मीय लगाव व्यक्ति को हो जाता है और उसके साथ इतनी उसे गहरी आत्मीयता हो जाती है कि अपने आप को उस सपाट मैदान का और गुलमर्ग का वह अपने आप को हिस्सा समझने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। लेखक कहते कि वहाँ के ये दृश्य ये बहुत बड़े ही अनूठे हैं। वहाँ का ये सूर्योदय, वहाँ का सूर्यास्त, वह हर समय अलग और अनूठा उसका सौंदर्य। दोनों संध्याएं, घना कोहरा, कोहरा का अर्थ है कुहासा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि इसलिए तो जब वे कोई व्यक्ति है गुलमर्ग से बिछड़ता है तो अपने आप से बिछड़ता हो ऐसा उसे एहसास होता है। अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। बहुत ही बढ़िया विधान है। यह आशय स्पष्ट कीजिए, उसका भावार्थ समझाइए। इस प्रकार से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें यह विधान आपको अच्छी तरह से समझना है। इसके लिए हम समझते हैं कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, कि वहाँ गुलमर्ग में ऐसा एक गुलमर्ग इतना रमणीय और प्राकृतिक और रमणीय स्थल है कि जहाँ भी हम नजर डालें, जहाँ भी देखें तो ये रंगीन फूल होते हैं, नए नए अनूठे ऐसे रंगीन फूल। और ऐसा लगता है कि इतने हर फूल है तो हर फूल अलग, उसकी अलग विशेषता, उसका अलग रूप, उसका अनूठा अलग सौंदर्य। तो उसमें ऐसा लगता है, कभी ऐसी कल्पना करते हैं कि उसमें मानो ये सपने हैं, फूल नहीं मानो सपने हैं, रंग बिरंगी सपने हैं, फूल के रूप में वहाँ पर खिलते हैं, उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में हम जहाँ भी नजर डालें तो हरी हरी घास, दूर तक हम नजर डालते हैं तो चारों ओर हरियाली, और उस पर भी फूलों का नज़ारा, हरियाली के बीच में भी रंग बिरंगी फूलों का नज़ारा। जहाँ छत पर लाल रंग की छत है तो वहाँ पर भी रंग बिरंगी फूल, और आकाश में भी, मतलब कि हम जहाँ भी ऊंचाई पर भी नज़र डालें तो वहाँ छत पर भी रंग बिरंगी फूलों का नज़ारा दिखाई देता है। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। कोपले, इसका अर्थ होता है कोपले, यानी कि नई पत्ती। जो बड़ी ही कोमल होती है, हरी नई पत्ती जिसे कहते हैं कोपल। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। तो इतना अद्भुत सौंदर्य कि हर क्षण एक नया रोमांच का अनुभव होता है। बादलों के पोर्टिको के नीचे, पोर्टिको
इसका अर्थ हम समझते हैं। इसका अर्थ होता है बरामदा। बादलों के पोर्टिको के नीचे, मतलब कि बादलों के बरामदे के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। ऊपर बादल है और मानो ऐसा लगता है कि आकाश में बादलों का बरामदा है और इसके नीचे सैलानी है, प्रवासी है, वह बाहें फैलाकर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां, सैलानी, इसका अर्थ हम समझते हैं। इसका अर्थ होता है सैर करने वाले, मतलब कि सैर करने के लिए जो आए हैं उसे कहते हैं सैलानी। कि पंक्तियां, पंक्ति का अर्थ होता है कतार। घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके, रंगों के बिंदु मतलब कि ये नन्ही नन्ही बूंदे ये आसमान से गिरती है तो हरियाली पर गिरती है, हरी हरी घास पर या पेड़ पौधों पर, तो बड़ी ही रंगीन वह भी दिखती है। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। सहसा प्रकाश से कि सूरज की किरणें होती है, धूप होती है, सूरज की कोमल किरणें होती है, तो सहसा एकाएक ये मौसम बदल जाता है और धूप के बीच में ही ये फिर नन्ही नन्ही बूंदे है वह गिरने लगती है। पारदर्शक बूंदे, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। इस बात को भी आप समझिए कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। एक दृश्य जो मनमोहक और खूबसूरत दृश्य है उसको हमारे सामने उसने उभारा है। देखिए कि रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार, कि जब ये सुनहरी किरणें होती है, फैली हुई होती है, हरी हरी घास के बीच में ये सैलानी जब बाहें फैलाकर बैठे हुए होते हैं तो इतने में आसमान से नन्ही नन्ही ये बूंदे गिरने लगती है। तो उस समय क्या होता है कि रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं, तो ये रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। तो वहां पर हरियाली पर जो सैलानी है वह रंग बिरंगी वस्त्रों को पहनकर वहां पर सैर करने के लिए आए हुए हैं। तो रंगीन बिंदुओं का नज़ारा ये सिहर जाते हैं, मानो कांप उठते हैं। जो बारिश बरसती है तो सभी ये कांप उठते हैं, सभी सिहर जाते हैं और अपने को समेटने लगता है। मतलब कि जो सैलानी है तो वह सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं अथवा तो अपने को सिमटने लगते हैं सुरक्षित रखने के लिए। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। तो कुहासा, इसका अर्थ होता है कोहरा, जिसको हम गुजराती में कहते हैं धुम्मस। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मतलब कि जो अब तक ये सूरज की किरणें थी, चारों ओर हरियाली थी, स्पष्ट दिखाई देता था, लेकिन कोहरा छा जाता है। तो इसलिए चारों ओर ये कुहासा छा जाता है, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। तो मैदान है मानो सुरमई तेज उसने ओढ़ लिया हो, ऐसा दिखाई देता है। जो कोहरापन
छा जाता है तो उसका दृश्य भी बड़ा अनूठा होता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, और पगडंडियां भी कैसी लगती है, तो इस प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आप सब याद रखिए कि पगडंडियां भी पतली पतली नरम बाहें, मानो कि ये पतली पतली नरम बाहें हो, इस प्रकार से दिखाई देती है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। ये दिन होगा, फिर ये सूर्योदय होगा, तो फिर से ये फूल में नया सपना मानो जन्म लेगा, और फिर से चहल पहल हो जाएगी, और फिर से सूर्योदय का जो अद्भुत नज़ारा है, दृश्य है, और रंगीन फूलों का नज़ारा वह सामने खड़ा हो जाएगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे, और आकाश में भी ये बादल इधर उधर घूमते हैं। तो कवि ने इसके लिए कल्पना की है, मानो कि ये बादलों के द्वीप है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर जा रहे हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ का अर्थ हम समझते हैं, रेवड़ का अर्थ है समूह अथवा तो झुंड। तो भेड़ बकरियों का झुंड पगडंडियों पर टंग जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, और शाम होने तक ये सब चहल पहल होती रहेगी, और फिर शाम के समय ऐसा लगता है कि मानो दिन है, वह रात की प्रतीक्षा कर रहा हो। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। वाचाल, इसका अर्थ हम समझते हैं, वाचाल का अर्थ है मुखर, जिसे कहते हैं बातूनी भी कह सकते हैं। रात है वह खामोश हो जाती है, इसलिए लेखक कहना यह चाहते हैं कि जब रात होती है तो सभी ये सैलानी अपने अपने स्थान पर चले गए होते हैं। न तो ये भेड़ बकरियों का झुंड होता है, ये चहल पहल भी खत्म हो गई होती है, और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है। इसलिए लेखक रात को खामोश कहते हैं और दिन को कहते हैं वाचाल। वाचाल का अर्थ होता है मुखर, यानी कि बातूनी। दिन बातूनी, दिन को बातूनी इसलिए कहा है कि जो ही सूरज निकलता है, दिन होता है, तो सभी ये सैलानी भी ये घूमने फिरने के लिए आ जाते हैं। उसकी चहल पहल होने लगती है, कुछ लोग घुड़सवारी करने लगते हैं, और भेड़ बकरियों का झुंड भी, ये पगडंडी में उसका झुंड भी ये दिखाई देता है। तो इसलिए दिन है उसको वाचाल कहा गया है, बातूनी कहा गया है। गुलमर्ग की रात, वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। एक रात, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, तो कहते कि उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। कि मैं होटल की एक खिड़की में खड़ा था और बहुत दूर से एक बरसाती घटा है वो मेरी तरफ बढ़ने आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार, कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये बरसाती ये घटा उसके पास आए और लेखक को अपने में समेट ले। बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। तो बरसाती घटा, ये लेखक ये चाहते थे कि बरसाती घटा है वह अपने को लपेट ले, तो उससे बड़ा सुख वे उसने कुछ भी नहीं देखा है, ऐसा वह मानते हैं।
घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। ये बरसाती घटा को बुला रहे थे लेखक, और आ आ आ ऐसा कहकर कि तुम मेरे पास आओ, मैं कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तो तेज थी लेकिन घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, तूफान भी बहुत तेज गति से उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी, और बार बार ये जोर से एक गर्जना भी होती थी और आकाश और धरती की शिरा मानो कांप उठती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और बिजली भी चमक रही थी, और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। कहर का अर्थ होता है, इसे हम देखते हैं, कहर इसका अर्थ है अत्याचार। लेखक को ऐसी आशा थी कि अभी ये बरसात की ये बूंदें हैं वह मेरे ऊपर बरसेगी, बरसाती घटा मुझे अपने में लपेट लेगी और बिजलियों का कहर भी मुझ पर टूट पड़ेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक तो बाहें फैलाकर उसे अपने ऊपर लेने के लिए तो तैयार ही थे, मगर अचानक हवा रुक गई। देखो, लेखक की आशा है वह सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो इसका यह यहाँ पर उत्तर है, आप याद रखिए कि मगर अचानक हवा रुक गई। हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। ठिठक जाना मतलब कि रुक जाना, और जो बढ़ता हुआ तूफान आ रहा था तेज गति से वह भी ठिठक गया, वहाँ जहाँ का तहाँ रुक गया, और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना इसका अर्थ होता है मर जाना, मृत्यु होना। एक कटा हुआ पक्षी हो उसी प्रकार उसने दम तोड़ लिया। किसने? तूफान ने। बिजली की सांस रुकने लगी और बिजली की सांस भी रुक गई, और मेरी भी। इसके साथ लेखक कहते हैं कि मेरी भी सांस रुक गई, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। तूफान का जोम उतर गया, मेरा जोम भी उसके साथ उतर गया। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, वहाँ पर गोल्फ है, वह खेली जाती है। तो कहते कि वहाँ क्या है? वहाँ तो एक सपाट मैदान है, गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहते हैं? क्या गोल्फ खेलने के लिए? यहाँ पर तो वह पाठ है या गद्य है, खत्म होता है। लेकिन इसका मतलब यह कि सिर्फ यहाँ
वहाँ गोल्फ खेली जाती है, इसलिए लोग वहाँ नहीं जाते। गुलमर्ग का आकर्षण ही कुछ ऐसा है, उसका सौंदर्य, उसकी शोभा ही कुछ ऐसी निराली और अनूठी है कि एक बार भी वहाँ जो उसकी मुलाकात ली है, वहाँ गया है, तो सैलानी बार बार वहाँ जाने के लिए आकर्षित होता रहता है और मुग्ध होता रहता है। तो यहाँ पर यह यात्रा वर्णन खत्म होता है, लेकिन हम व्याकरण की कुछ चर्चा है वह कर लेते हैं। उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरोधार्थी शब्द बनाइए। शब्द है साधारण, वहां पर उपसर्ग जोड़ना है, उचित, योग्य। उपसर्ग का अर्थ होता है कि शब्द के जो आगे लगता है, आगे जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। और दूसरा है प्रत्यय, जो शब्द के अंत में लगता है और शब्द को के अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं प्रत्यय। यहाँ हम उपसर्ग के बारे में हमें उत्तर देना है। साधारण शब्द है तो उसके आगे हमें उपसर्ग लगाना है। असाधारण, अ लगाया तो इसलिए ये शब्द बना असाधारण। मान तो होता है अपमान, अप है वह उपसर्ग है, अपमान। फिर रंग तो बेरंग। स्मृति, विस्मृति, तो उसके आगे जुड़ता है वि और नया शब्द बनता है विस्मृति। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। प्रत्यय का अर्थ मैंने बताया आपको कि शब्द के अंत में जो लगता है, जुड़ता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना है। सुरमा तो उत्तर होगा सुरमई। बरसात, बरसाती। तूफान, तूफानी। चमक तो चमकीला। विस्फोट तो विस्फोटक। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो प्रत्यय जोड़कर संज्ञा भी बनाई जाती है। लाल तो इसका उत्तर होता है लालिमा। खामोश तो खामोशी। कमजोर तो कमजोरी। आकर्षक तो आकर्षण। तो इस प्रकार यह गद्य आप भी अच्छी तरह से उसे पढ़ना और अच्छी तरह से उसकी तैयारी करना। अस्तु।